नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी जो सीरीज चला रखी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की ऑल कंपटीशन एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की एमसीक्यू की 6 नंबर क्लास है दोस्तों। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाइए हमारे चैनल पर, और प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी जो 5 वीडियो हैं उनमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए उपलब्ध करवा रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम, पहली बात तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है वो है दोस्तों, हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 120 एमसीक्यू की दोस्तों पीडीएफ मैंने उपलब्ध करवाई है आपके लिए फ्री में, बिल्कुल दोस्तों एकदम फ्री है। वो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 120 एमसीक्यू है और अपनी जो तैयारी है उसकी इसके हिसाब से कर सकते हैं कि किस एग्ज़ाम के लेवल की दृष्टि से ये 120 एमसीक्यू जो पीडीएफ है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो जाइए दोस्तों, एकदम फ्री है बिल्कुल, एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 120 एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको इसको रिवीजन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और उसके बाद रही अपनी बात इसकी 120 एमसीक्यू की जो रिवीजन क्लास ये है 120 एमसीक्यू की, इसकी अपने एक मैराथन क्लास लगा देंगे दोस्तों। क्या लगा देंगे? मैराथन क्लास लगा देंगे और उसमें 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन सभी को मैं हल करवा दूंगा आपके लिए दोस्तों। ठीक है, अभी आप जाइए और 120 एमसीक्यू को आप पढ़िए। और अगर आप यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। दूसरी, जो हरियाणा लाइनमैन का एग्ज़ाम होने वाला अभी रिसेंटली 27 मई को हरियाणा लाइनमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर लें दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट और इसको शेयर कर दें। प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक संधारित्र होता है। संधारित्र की वोल्टेज को हम लिखते हैं दोस्तों दरअसल वीसी। संधारित्र की वोल्टेज जब आपूर्ति की वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो उस समय कैपेसिटर के बारे में ये पूछ रहा है कि वो कैपेसिटर फिर क्या पूर्ण चार्ज हो जाता है, आधा चार्ज हो जाता है, या पूरा डिस्चार्ज होता है, या जल जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन अपने को दे रहा है। सिंपल सी भाषा में सिंपल सा फंडा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो दरअसल ये अपने को बोल रहा है कि जब एक कैपेसिटर की वोल्टेज और एक जो सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई की वोल्टेज के बराबर हो जाए उस समय कैपेसिटर क्या हो जाता है दोस्तों। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है दोस्तों, उस समय जो कैपेसिटर है वो पूर्ण चार्ज हो जाता है। ठीक है, एक कैपेसिटर अपनी अपनी जो वोल्टेज है उसमें अपनी जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाए उस समय एक कैपेसिटर पूर्ण चार्ज हो जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरी बात ये आती है दोस्तों, वो आती है कि इसमें जो करंट होती है, जो कैपेसिटर की करंट होती है जिसको आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, आईसी, उसमें से जो बहने वाली धारा है उसका मान 0 हो जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, लिख लेना दोस्तों कहीं कॉपी में। क्या कह रहा है कि जब एक संधारित्र की वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाती है उस समय कैपेसिटर पूर्ण चार्ज हो जाता है। और जो आईसी करंट है जो उसमें से फ्लो हो रही है, संधारित्र में से फ्लो होने वाली करंट का मान 0 हो जाता है दोस्तों। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें यार, एक। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक 6 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड के 2 संधारित्र हैं, 20 वोल्ट की आपूर्ति के साथ श्रेणी में जुड़े गए हैं। श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी में जुड़े गए हैं। तो क्या कह रहा है, कुल आवेश की गणना करें। तो दोस्तों आपको पता है कुल आवेश की गणना करने के लिए एक तो अपने पास Q बराबर आई टी होता है दोस्तों। ठीक है, Q बराबर आई टी होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, एक होता है Q बराबर सी वी। ठीक है, Q बराबर सी वी होता है, 2 फॉर्मूले और होते हैं, आप मेरे को बताइए कमेंट करके। तो देखो आई अपने को यहाँ पे निकालनी नहीं है, कैसे निकलेगी आई। ठीक है, और अपने को क्या है, सी, कुल आवेश अपने को निकालना है, सी अपने को निकालना पड़ेगा, और वोल्टेज अपने को दे रखी है। और सी कैसे निकलेगा दोस्तों, संधारित्र है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, संधारित्र है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों क्या है,
संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आपको पता है रेजिस्टेंस का उल्टा फॉर्मूला लगेगा। क्या है? रेजिस्टेंस का उल्टा फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? उल्टा फॉर्मूला। तो लगा दो दोस्तों। जो रेजिस्टेंस का समांतर में लगता है वो क्या लगता है? संधारित्र का श्रेणी लगता है। समांतर में क्या लगता है? R1 इंटू R2। ठीक है, R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2 ये लगता है रेजिस्टेंस के लिए कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, पैरेलल। ओ तो यही कर दो, सिंपल सा कर दो, C1 इंटू C2 प्लस के अंदर कर दो C1 प्लस ब्रैकेट के अंदर जो बटा के अंदर कर दो। ठीक है, C1 का अपने मान लें 6 और 4 और C1 इंटू C2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 और 4 10 आ गए, 6 चौक 24 आ जाएगा दोस्तों। 24/10 आएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो CT अपने पास आएगा 2.4। CT कितना आ गया अपने पास? 2.4 अपने पास। अब क्या दिया हुआ है? QT अपने को ज्ञात करना है, कुल आवेश ज्ञात करना है। CT अपने ज्ञात कर लिया और VT अपने को टोटल इसकी वोल्टेज दे रखी है। 2.4 इंटू के अंदर 20 करेंगे, 20 करेंगे दोस्तों, जीरो हटाएंगे तो ब्रैकेट में और 2 इसके बटा में 10 लग जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 24 दोनों क्या करेंगे? 48 गुलाम। 48 गुलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अपने के लिए समांतर के लिए होता, यही क्वेश्चन समांतर के लिए होता, फिर क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देंगे 10 पिको फेरेड और इंटू के अंदर 20 कर देते और उस समय आंसर अपना कितना आ जाता? 200 गुलाम। 200 गुलाम किसके लिए आ जाता? समांतर के लिए दोस्तों। ठीक है, और यही अगर यही उसके लिए होता इंडक्टर के लिए तो जस्ट उल्टा हो जाता। ठीक है, और देखो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और न्यूट्रल जो सेकेंडरी वाइंडिंग उसके बीच अपने क्या करते हैं? आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के क्या करते हैं? पूछ रहे हैं कि प्राइमरी के और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध। ठीक है, सीधा किया अनंत होता है दोस्तों। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है एग्जाम के अंदर। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? चालकता पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? चालकता पूछ रहा है। आपको पता है इसका रेजिस्टेंस क्या पूछा है? इसका रेजिस्टेंस आपको पता है? जो रेजिस्टेंस होता है प्राइमरी वाइंडिंग और द्वितीय वाइंडिंग के बीच अनंत रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये किसी विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती है और चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। दोनों कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती है, ओनली चुंबकीय मैग्नेटिक कपल होता है इनके बीच में। ठीक है, तभी जो इसमें जो है फ्लक्स प्रभावित होता है। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद है कि G बराबर 1/R होता है। G बराबर 1/R होता है। तो चालकता अपने को ज्ञात करनी है। रेजिस्टेंस आपको पता है 1/अनंत का भाग देते हैं दोस्तों, तो जो चालकता का मान आता है वो 0 आता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और द्वितीय वाइंडिंग के बीच चालकता का मान 0 होता है दोस्तों। ठीक है, चालकता का मान 0 होता है। तो एग्जामिनर से एक स्टेप हमेशा आगे चला करो। देखो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में 0 लोड धारा, ठीक है, 0 लोड धारा का मान I0 पूछ रहे हैं। ठीक है, 0 लोड धारा का मान शक्ति गुणांक पर जो पावर फैक्टर मान है उसका क्या होता है? ठीक ठीक है, ये पूछ रहा है एक ट्रांसफार्मर में 0 लोड धारा पर शक्ति गुणांक का मान क्या? तो दोस्तों सिंपल सा आंकड़ा है, जब ट्रांसफार्मर की 0 लोड धारा है, एक बात मैं बता दूं, जो 0 लोड जो धारा होती है वो लोड धारा की, ठीक है, लोड धारा का क्या होती है? 2 से 5% से होती है। ठीक है, 2 से 5% अधिक होती है। नो लोड धारा की जो फुल लोड धारा है वो 2 से 5% तक होती है। और उस समय इसका जो पावर फैक्टर अपने मानते हैं, किसका? इसका पावर फैक्टर मानते हैं 0.1 से 0.2 लैगिंग होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? ना कि लीडिंग होता है। देखो बी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन की तरफ अपने जाएंगे, लीडिंग लैगिंग होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों क्या होगा कि उसमें जो लोड धारा है 0 लोड धारा है, जो फुल लोड धारा की कितनी होती है? 2 से 5%। ये आपको समझ में आ गई कहानी। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहता है क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है। अब देखो उस समय जब फेज अंतर क्या होता है दोस्तों, फेज अंतर भी कई बार पूछ लेते हैं। पावर फैक्टर दोस्तों क्या होगा? 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 कब होगा? जब 90 डिग्री का फेज अंतर हो। ठीक है, वोल्टेज व धारा के मध्य फेज अंतर कितना हो? 90 डिग्री हो, उस समय पावर फैक्टर 0 होता है। अब देखो ये तो 0.1 है या 0.2 है, तो उस समय पावर फैक्टर अपने से पूछ ले तो डायरेक्ट आपको बता देना 80। ठीक है, 80 डिग्री होता है उस समय। ठीक है, 0 डिग्री पे 90 डिग्री होगा पावर फैक्टर। ठीक है, और फेज अंतर अगर 0 डिग्री हो वो पावर फैक्टर
ठीक है। पावर फैक्टर 0 होगा, कब होगा? जब फेज अंतर 90 डिग्री हो, वोल्टेज में धारा के मध्य। अब कितना होगा? 80 डिग्री होगा, क्योंकि पावर फैक्टर देखो 0.1 से 0.2 है, इसीलिए जो जो फेज अंतर होता है वोल्टेज में धारा के मध्य है, वोल्टेज एवं धारा के मध्य है, वो कितना होता है? 80 डिग्री होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको डीपली से समझाऊंगा। कह रहा है कि एक सूचक मापी के अंतर में जब विक्षेपण बल, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान कंट्रोलिंग टॉर्क से अधिक है, अबोव हो जाए, तो उसमें मापी का संकेतक आगे दे रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या कह रहा है? सामान्य अवस्था में रहेगा, संकेतक विक्षेप करेगा यानी कि रीडिंग देगा, संकेतक शून्य लोड कर शून्य पर आएगा, या अपनी प्रारंभिक स्थिति में जहां था वहीं रहेगा। दोस्तों इसकी जो आती है 3 कंडीशन आपको याद रखनी है अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए। 3 कंडीशन कौन सी है? जब जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान क्या है? कंट्रोलिंग टॉर्क के मान के बराबर हो जाए, उस समय संकेतक का विक्षेप किस तरफ होगा? क्या करेगा? विक्षेप गति करेगा या स्थिर रहेगा, सामान्य अवस्था में रहेगा, लौटकर शून्य की तरफ जाएगा। तो दोस्तों अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाए, उस समय क्या होगा? जो संकेतक है वहीं रहेगा जहां पहले है, सामान्य अवस्था में रहेगा वो, ठीक है, किसी प्रकार का विक्षेप नहीं करेगा। पहली कंडीशन ये आएगी। दूसरी कंडीशन ये आएगी जो कि एग्जाम इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान टी सी का मतलब है दोस्तों कंट्रोलिंग टॉर्क, मतलब नियंत्रण बल, ठीक है, नियंत्रण बल। तो नियंत्रण बल दोस्तों देखो, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाए, उस समय कंडीशन कौन सी आ गई? मापी का संकेतक क्या करेगा? विक्षेप करेगा दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछी जा चुकी है। क्या है कि जिस तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान अधिक है टी सी से, क्या है? कंट्रोलिंग टॉर्क का मान, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है, कम है किससे? टी टी डी से, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो क्या करेगा? विक्षेप करेगा। आई होप। और तीसरी जो कंडीशन आती है मैं आपको बताऊंगा, वो उल्टा कर लो। क्या? जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान अगर इससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो मान है वो नियंत्रण बल या कंट्रोलिंग टॉर्क से ज़्यादा हो जाए, उस समय कौन सी कंडीशन आएगी? तो दोस्तों उस समय सी नंबर जो ऑप्शन कह रहा है वो राइट हो जाता है, ठीक है। अगर ये 3 नंबर जो कंडीशन अपने से पूछता, तो संकेतक इस कंडीशन के अंदर संकेतक क्या करेगा? अपनी जो शून्य है, ठीक है, मापी का पैमाना होता है ना, शून्य, शून्य उसकी तरफ लौट जाएगा दोस्तों, ठीक है, शून्य की तरफ लौट जाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क का मान ज़्यादा होगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर एक और इसमें बल होता है जिसको अपने बोलते हैं अमंडल डैम्पिंग बल, ठीक है। और विक्षेपण बल का मतलब होता है, अब देखो तीनों बल मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो पैमाना होता है दोस्तों, ये मीटर का कोई पैमाना है, ये संकेतक है, ठीक है। अब देखो दोस्तों अपने क्या करते हैं, एक इसको विक्षेप कराने के लिए इसके अपने एक बल लगाते हैं, ठीक है। इसको जो रीडिंग दे, जिसको अपने बोलते हैं विक्षेपक बल, ठीक है, dt से रिप्रेजेंट कर लें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब देखो दोस्तों, अब अपने क्या करने हैं, अपने तो एक बल लगा दिया, इधर बल लगा दिया, अब इसको वापस भी तो लाना है ना, तो ये तो यहीं खड़े रहेगा, फिर यहीं खड़े रहेगा। तो आपको इसको वापस लाने के लिए अपने क्या करते हैं, एक एक टीसी लगाते हैं, जिसे कंट्रोलिंग टॉर्क या नियंत्रण बल कहते हैं। ये कंट्रोलिंग टॉर्क दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक तो ग्रेविटी प्रकार का होता है और स्प्रिंग नियंत्रण होता है, ठीक है। स्प्रिंग की कई बार मैंने विशेषता बताई है, फास्फोरस ब्रोंज धातु की बनी होती है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध इसका होना चाहिए, और इसकी जो तन्यता है वो मजबूत होनी चाहिए, और ये अनुचुंबकीय पदार्थ का दोस्तों बनाया जाता है। और इसके जो, अब देखो दोस्तों इसमें एक और आता है। अब अपने क्या करते हैं, इधर से इधर एक बल लगा दिया dt, और इधर एक बल लगा दिया जिसको बोल दिया अपने TC। अब देखो दोलन, ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा, तब ये दोलन क्या है? ये दोलन है दोस्तों, क्या करेगा? ये ऐसे करने लग जाएगा, ठीक है। क्या करने लग जाएगा? ये अपने को, हाँ, ऐसे करने लग जाए दोस्तों, ठीक है। कभी इधर जाएगा, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, इससे ये टूट सकता है, ठीक है। तो भंगुर धातु होती है ना, आपको पता है, ये इसे टूट सकता है, इसीलिए अपने को उसको कंट्रोल करने के लिए एक अवमंदन प्रणाली लगाते हैं, ठीक है। अवमंदन प्रणाली, एडी करंट अवमंदन प्रणाली, कई बार आपने सुना होगा ना, भंवर धारा अवमंदन प्रणाली, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के अंदर कौन सी कॉइल? अब ये देखो इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं कि PMMC है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ये C है, उसके बाद क्या आता है, D आता है, ठीक है। D क्या है? ओनली DC सप्लाई पर काम करता है। कौन? परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, ठीक है।
PMMC, सी आ गया, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। डी क्या है, DC सप्लाई पर ओनली काम करता है दोस्तों। अब देखो ई डी के बाद क्या आता है, ई आता है। ई के बाद ई आ गया ना, ई क्या करता है, इसके अंदर एडी करंट, ठीक है, एडी करंट अवमंदन प्रणाली इसके अंदर उपयोग में कर लेते हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, सिंपल सा तरीका है, कोई रटने वाली बात नहीं है। क्या है, PMMC मीटर है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डीसी ओनली डीसी सप्लाई पर यूज करते हैं। डी के बाद ई आता है, ई क्या है, एडी करंट अवमंदन प्रणाली इसमें उपयोग में लेते हैं अपने, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ये ट्रिक आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इसको एक लाइक जरूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 हेनरी तथा 4 हेनरी के 2 इंडक्टर श्रेणी में संयोजित है। 2 इंडक्टर परस्पर परस्पर संभाव, ठीक है, सहयोगी संभाव, सॉरी यहाँ पे एक टाइपिंग एरर होगी, टाइपिंग एरर हो जाता है कई बार। परस्पर सहयोगी संभाव का चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान 2 हेनरी है तो उस समय इंडक्टेंस की गणना करें दोस्तों। इसमें दोस्तों अपने को 4 क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट, ठीक है। क्या बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि पहला ये बन गया, कुल इंडक्टेंस की अपने गणना करनी है, ठीक है। LT अपने को निकालना है और L1 का अपने को मान दे रखा है 2 हेनरी और L2 का मान दे रखा है 4 हेनरी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन अगर यहां तक होता, कहां तक क्वेश्चन, 2 इंडक्टर श्रेणी में संयोजित है यहां से लेकर, और पूछता अपने कुल इंडक्टेंस की गणना करें, तो उस समय अपने क्या कर देते, 6 हेनरी इसका राइट आंसर कर देते। बट दोस्तों आगे वो लाइन कह रहा है कि 2 इंडक्टर है जो सहयोगी संभाव का चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने को दे रखा है। तो दोस्तों इसके लिए इसके अंदर दोस्तों एक डॉट कनेक्शन आपके नाम से एक इंडक्टर के अंदर टॉपिक आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। डॉट कनेक्शन कैसे दोस्तों, ये 2 इंडक्टर है जो सीरीज में संयोजित है, ठीक है, डॉट सीरीज में संयोजित है, आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों। इसके अंदर डॉट क्या होता है, इसके इनपुट में डॉट लग गया, ठीक है, सहयोगी संभाव और जो दूसरा संभाव होता है, ठीक है, विरोधी संभाव, एक सहयोगी संभाव एक विरोधी संभाव, उसके बारे में देखो कैसे कैसे अपनी पहचान करेंगे। देखो इसके इनपुट में है और इसके भी इनपुट में क्या है, डॉट है, इनपुट में और इनपुट में डॉट है, तो ये कौन सा हो गया, ये सहयोगी संभाव का क्या चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपनी बात करें, इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे कर दो, ये कॉइल है, ये एक और कॉइल है दोस्तों, ठीक है। उल्टा कैसे कर दो, इसके आउटपुट में कर दो और इसी के आउटपुट में कर दो, तो ये भी सेम चीज़ है दोस्तों, बस डॉट का फर्क है, इसके इनपुट में है, इसके इनपुट में है, ठीक है। इस कॉइल के आउटपुट में है, इस कॉइल के आउटपुट में डॉट है, तो ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, सहयोगी संभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो विरोधी संभाव कैसे बनाएंगे, विरोधी संभाव को आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो डॉट, ये कोई कॉइल है, ठीक है, ये दूसरी इंडक्टर कॉइल है जो कि श्रेणी में जुड़ा हो, और ये कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है, ठीक है, इंडक्टर है। और इसमें देखो विरोधी संभाव, देखो इसमें इनपुट में क्या होगा, डॉट होगा, लेकिन इसकी आउटपुट में डॉट होगा, ठीक है, और इसके आउटपुट में डॉट होगा और इसके इनपुट में डॉट होगा। ये आपको समझ में आ गया, ये होगा विरोधी संभाव का चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, ठीक है। इनके लिए फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सहयोगी संभाव अगर पूछे कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो दोस्तों फॉर्मूला होता है L1 LT निकालने के लिए L1 प्लस L2 और प्लस के अंदर 2m, ठीक है, सहयोगी संभाव के लिए, सहयोगी संभाव के लिए होता है दोस्तों। और यहीं विरोधी संभाव के लिए आता है, तो कुछ नहीं, सेम करना है और यहाँ पे -2m करना है दोस्तों। क्या करना है, -2m करना है। ये किसके लिए फॉर्मूला लगेगा, ये है सहयोगी संभाव जो कि पूछा गया है। ये फॉर्मूला अपने क्या करेंगे, अब यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद क्या है, समांतर के लिए अलग होता है, समांतर के लिए सहयोगी संभाव, सहयोगी संभाव, हाँ, सहयोगी संभाव के लिए फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा। समांतर के लिए सहयोगी संभाव के लिए फॉर्मूला आता है L1 L2 माइनस के अंदर M1 अपॉन क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस के अंदर 2m, ठीक है। ये किसके लिए, सहयोगी संभाव। अब दूसरा पूछता है किसके लिए, विरोधी संभाव। विरोधी संभाव के लिए भी फॉर्मूला सेम, ये सेम होता है, बट प्लस की जगह माइनस लग जाता है, ठीक है, प्लस की जगह माइनस लग जाता है विरोधी संभाव का। अब देखो दोस्तों, अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सहयोगी संभाव है ना, 2 दे रखा है, और अपने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, LT बराबर L1 प्लस L2
प्लस के अंदर 2m, ठीक है 2m लगा देंगे। तो L1 कितना दे रखा 2, 4 और प्लस के अंदर 2 इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस, m का मान होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 रखा है, ठीक है 2 दूनी 4 कर देंगे और 4 और 6 और 8, ठीक है और 4 और 6 कितनी कर देंगे 4 और 6 10 हेनरी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है 10 हेनरी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और यहीं दोस्तों आपने पूछ लिया विरोधी संभाव का, विरोधी संभाव का तो क्या कर देंगे विरोधी संभाव का सेम आंसर होगा, बस ये प्लस कीजिएगा ये माइनस कर देंगे, कितना होगा 6 और -4, 6 -4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है 2 ये किसके लिए हो जाता है विरोधी संभाव के लिए, ठीक है विरोधी संभाव के लिए। अच्छा क्वेश्चन बनता है इंडक्टर के टॉपिक में, यूपीपीसीएल टीजी2 बड़े एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए एक इसकी और अगर डीपली जानना चाहते हैं तो निमी की असाइनमेंट जो बुक है उसमें आपको बहुत डीपली की तरह आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को ले लेते हैं। कह रहा है कि तांबे के फ्यूज तार पर टिन की कोटिंग करने का उद्देश्य क्या है। उच्च तापमान सहन करना, फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि, यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। तो दोस्तों मैं आपको बताना हूँ, आपने गीजर देखा होगा, जो गीजर की आंतरिक टंकी होती है, ठीक है आंतरिक टैंक होता है, उसके अंदर भी क्या होता है टिन की आलेपित, ठीक है टिन आलेपित उस पर परत उस पर की जाती है, ठीक है आलेपित एक परत उस पर चढ़ाई जाती है गीजर पे। तो उसका जो रीजन होता है वो होता है दोस्तों ऑक्सीकरण प्रभाव को रोकना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऑक्सीकरण प्रभाव ना हो इसलिए जो तांबे के जो फ्यूज अपने बाजार में उपलब्ध होते हैं वो क्या है ऑक्सीकरण उस पर क्या है टिन की कोटिंग अपने कर देते हैं ताकि ऑक्सीकरण प्रभाव ना हो, ठीक है ऑक्सीकरण को रोकना। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 4 लैंप को नियंत्रण करने के लिए गोदाम वायरिंग में सर्किट में कितने वन वे स्विच की आवश्यकता होगी। दोस्तों वन वे स्विच के बारे में अपने पूछ रहा है। दोस्तों अब देखो पहली बात तो ये है कि अपने को कुल स्विच पूछ सकता है, ठीक है टोटल स्विच है, ये क्वेश्चन दे के अपने यही सेम क्वेश्चन पूछे कि गोदाम वायरिंग में सर्किट में कुल कितने स्विच लगेंगे। अब वन वे स्विच पूछा कुल स्विच, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, जितने लैंप कंट्रोल करने हैं उतने ही अपने टोटल स्विच लगेंगे, ठीक है टोटल स्विच लगा देंगे। कितने करने हैं 4 लैंप कंट्रोल करने हैं अपने को, चार स्विच लगा देंगे दोस्तों। अब देखो वन वे स्विच हमेशा इसमें एक लगेगा दोस्तों, ठीक है वन वे एक लगेगा, बाकी जो 3 बचे हैं वो कौन से लगेंगे दोस्तों टू वे ये स्टार्टिंग में लग जाएगा दोस्तों। ये वन वे जो स्विच होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में ही लगता है, आपने देखा होगा ना प्रैक्टिकली स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं किसको वन वे स्विच को, और जो टू वे स्विच है वो बाद में लगेंगे। इसके वन वे स्विच के बाद कौन से लगेंगे टू वे स्विच लगाएंगे, टू वे स्विच 3 लगेंगे और जो ये है वन वे स्विच है वो 1 लगेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे, ठीक है ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेते। कह रहा है सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। कागज, नायलॉन, सीमेंट, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। दोस्तों अब देखो कागज का उपयोग नहीं करेंगे, सीमेंट का नहीं करेंगे, अपना बचा पीवीसी और नायलॉन। दोस्तों तो नायलॉन की अपने चर्चा करते हैं। तो आपने 8th या 9th क्लास की जो साइंस की जो बुक होती है उसमें पढ़ा होगा कि जो नायलॉन का रेशा होता है, नायलॉन का रेशा बहुत मजबूत होता है दोस्तों। 8th या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो नायलॉन का जो रेशा होता है बहुत मजबूत होता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इस नायलॉन का उपयोग अपने कहाँ करते हैं जहाँ पैरासूट होते हैं। दोस्तों पैरासूट आपने देखा होगा, पैरासूट ये पैरासूट है और यहाँ पे अब इसकी रस्सियाँ अपने रस्सियों के जरिए इसके बांधा जाता है, ठीक है नीचे अपने बैठे रहते हैं। तो ये रस्सियाँ होती है ये नायलॉन की बनी होती है दोस्तों। इसका रेशा बहुत मजबूत होता है, इतना कठोर होता है कि ये इस पर कितना भी वेट आ जाए तो ये टूटता नहीं है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर कर देंगे। किसका उपयोग करते हैं सीलिंग भरने के लिए, किस धातु का उपयोग करते हैं नायलॉन। क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत क्या होती है कठोर होती है दोस्तों, ठीक है। सी नंबर और डी नंबर नहीं कर देंगे, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। ये बहुत कठोर धातु होती है इसीलिए, ठीक है। अब देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नियमानुसार किसी अधिष्ठापन में शरण धारा का मान है का जो होता है वो होता है लीकेज धारा, ठीक है इसको बोलते हैं लीकेज धारा, शरण को बोलते हैं लीकेज। अधिष्ठापन के पूर्ण लोड की खालिस्तान वे भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों सिंपल सा आंकड़ा आपको याद रखना है 1/5000 से जो लीकेज धारा है उसका मान अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अपने क्या करते हैं डायरेक्ट ए नंबर ऑप्शन देखा और गए,
देखो ए नंबर ऑप्शन में क्या है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगाई हुई है, ठीक है, 50,000 है वो, तो अपने सी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब ये होता है दोस्तों, इसके एक डीपली अपने जाते हैं तो ये होता है दोस्तों एससी की लीकेज धारा, और डीसी की अपने पूछे तो अगर आप कोई मेरा स्टूडेंट या मेरा कोई भाई अगर वीडियो ये देखता है तो जरूर बताएगा ये होता है एससी का मान। अगर डीसी का मान कितना होता है दोस्तों, ठीक है, डीसी का मान कितना होगा आप कमेंट करके बताओ। यही क्वेश्चन अगर डीसी के लिए आ जाए तो लीकेज करंट का मान कितना होगा आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। वो जो कमेंट करेगा सबसे पहले मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 11 की छत पर कंसील्ड वायरिंग करने। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया अपने कि छत पे कौन सी वायरिंग की जाती है। कंसील्ड वायरिंग का काम खालिस्तान के खत्म होने पर तुरंत बाद शुरू किया जाता है। ये कह रहा है कि अपने कोई मकान बना रहे हैं, ठीक है, उस पे अपने जो छत है, छत का छत मतलब ये मिस्त्री जो कहाँ तक काम को छोड़ता है, ठीक है, कहाँ तक काम को छोड़ता है, मतलब कहाँ तक जो खत्म होगा उसके बाद जो जो वायरिंग है काम खत्म होने पर कहाँ तक जो वायरिंग है उसके बाद शुरू होगी, ठीक है। कंक्रीट डालना, सेटरिंग और सडरिंग, लोड बेयरिंग। तो दोस्तों जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है, जब अपना मकान सेटरिंग तक पहुंच जाता है उसके बाद वो अपने बोलता है कि अब आप अपनी क्या कर दो, कंसील्ड वायरिंग छत पे लगा दीजिए, ठीक है। फिर अपने क्या करते हैं, घर की जो लाइट है वो अपने फिटिंग कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा था ना, थोड़ा बहुत नॉलेज भी इसके बारे में हो जाए। ये देखो कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है, निम्न में से कौन सा कोयला है जो सबसे हार्ड है, सबसे क्या है हार्ड कोयला कौन सा है। तो दोस्तों बिटुमेंस कोयला की अपने बात कर लेते हैं। चारों कोयले मैं आपको बताऊंगा। ये बिटुमेंस कोयला अपने कहाँ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में, बेसिकली थर्मल पावर प्लांट के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, इसमें जो क्लोरोफिक मान होता है दोस्तों, क्लोरोफिक मान इसका होता है कितना होता है, या लिख लेना 27,000 किलो जूल होता है, ठीक है। एक और किलो है, ठीक है, यहाँ इसे लिख लो 27,000, ऐसे लिख लो 27,000 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल इसका क्लोरीफिक जो मान होता है, ठीक है। भूरा कोयला कभी नाम नहीं सुना होगा ना, तो भूरा कोयला को ही बोलते हैं अपने लिग्नाइट जो कोयला होता है उसको ही भूरा कोयला अपने बोलते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक उपयोग होने वाला भारत में जो कोयला होता है वो लिग्नाइट ही कोयला होता है। क्यों होता है सर्वाधिक यूज, क्योंकि जब जब हवा होती है ना, हवा के संपर्क में आता है ये, ठीक है, जब ये हवा के संपर्क में आता है तो उसकी जो आर्द्रता है, नमी जिसको अपने बोलते हैं, नमी है जो क्या हो जाता है सबसे कम हो जाती है इनकी अपेक्षा। क्या जब ये हवा में आता है, जब इसकी आर्द्रता का मान कम हो जाता है बाकी कोयलों की अपेक्षा, इसीलिए इसका उपयोग अपने सर्वाधिक करते हैं लिग्नाइट कोयला का या भूरा कोयला का। इसका जो कैलोरीफिक मान मानते हैं अपने 20,000 किलो ये वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया हुआ है। 20,000 किलो जूल इसका कैलोरीफिक मान होता है दोस्तों, ठीक है। पीट कोयला एक सबसे अपने बोल सकते हैं कि खराब किस्म का एक कोयला होता है जिसको अपने उपयोग में नहीं लेते हैं, बहुत कम इसका उपयोग लेते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है पीट कोयले में सबसे कम होती है, इसलिए ये सबसे खराब कोयला माना जाता है। सबसे अच्छा और सबसे जो एंथ्रेसाइड कोयला होता है वो सबसे कठोर होता है दोस्तों। अगर इसको आप तोड़ोगे तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, बाकी कोयले टूट सकते हैं लेकिन एंथ्रेसाइड कोयला इतना कठोर होता है कि अपने तोड़ते हैं तो अगर भारी वस्तु से तोड़ोगे तो दोस्तों टूट जाएगा, ठीक है। अगर अपने ऐसे बेसिकली तोड़ते हैं तो एंथ्रेसाइड कोयला कठोर होता है, वो नहीं टूटता है दोस्तों। क्यों नहीं टूटता, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो अन्य कोयलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन की मात्रा अन्य कोयलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसका कैलोरीफिक जो मान होता है वो होता है 30,000 किलो जूल। 30,000 किलो जूल इसका कैलोरीफिक मान माना जाता है। सबसे कठोर कोयला एंथ्रेसाइड कोयला अपने मानते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि जुल्ला प्रारूपी विद्युत रोधक में निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। ये दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है। एक बार जुल्ला प्रारूपी की मैं आपको बता देता हूँ। जुल्ला आपने नाम सुना होगा, एक आता है दोस्तों डिस्क इंसुलेटर। क्या होता है, डिस्क इंसुलेटर के बारे में सुना होगा ना। अब दोस्तों चलते हैं, मैं आपके लिए एक इमेज लाया हूँ, इमेज के जरिए आपको समझाता हूँ, ठीक है। उससे आपको बहुत अच्छी इस क्वेश्चन का हल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो चलते हैं इमेज पर। तो दोस्तों ये है जिसको बोलते हैं जुल्ला टाइप
झूला प्रारूपी इंसुलेटर या विद्युत रोधक, जिसको सस्पेंशन इंसुलेटर बोलते हैं, डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आपने बेसिकली देखा होता ये लिखा हुआ है यहाँ पे कंडक्टर, यहाँ पे आपने बेसिकली देखा यहाँ से निकलती है तारें। ठीक है, यहाँ से निकलती है तारें, कौन सी, अपनी हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में इसको काम में लेते हैं ना। और ये विद्युत रोधक इंसुलेटर, और ये कैप होती है दोस्तों, जहाँ पे बताया गया तीर का निशान कैप टोपी की तरह है। और ये क्या है, अर्चिंग हॉर्न होता है दोस्तों। ठीक है, ये अर्चिंग हॉर्न होता है, और ये चालक होता है जहाँ से वायरों को गुजारा जाता है, यहाँ से तारें निकलती है। और ये जो डिस्क होती है दोस्तों 11 kV, 11 kV, ठीक है, क्या होती है 11 kV के लिए अपने उपयोग में लेते हैं प्रति डिस्क। प्रैक्टिकली मैंने इसको देखा है 13.2, ठीक है, प्रैक्टिकल मैंने इसको देखा है 13.2 kV के लिए उपयोग में लेते हुए। पर अपने थ्योरेटिकल 11 kV में आप दोनों याद रखें, प्रैक्टिकली कितना 11.2 kV, थ्योरेटिकल 11 kV के लिए उपयोग में इसको ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एग्जांपल के तौर पर 33 kV की लाइन कोई जा रही है, तो कितनी डिस्क लगाएंगे दोस्तों, 3 डिस्क इसमें लगी होगी। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए उपयोग में लेते हैं दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, ये कौन से क्रम में लगी हुई है, ये एकदम श्रेणी क्रम में अपने लगाते हैं इसको, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को ले लेते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों अपना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, पहला कह रहा है इसकी कार्यकारी वोल्टता डिस्क की संख्या पर निर्भर करती है, गलत कथन की पहचान करनी है। तो सेम मैंने अभी बता के आया है कि इसकी जो डिस्क होती है उसको वोल्टेज के आधार पर इसमें डिस्क लेते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है यदि कोई एक डिस्क खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। नहीं जी दोस्तों, ये बात सही है। ठीक है, पूरी लड़ी खराब नहीं होती, सॉरी, पूरी लड़ी खराब नहीं होती है, ये बात सही है। क्योंकि ये डिस्क इंसुलेटर अपने इसमें क्या करते हैं, एक डिस्क निकाल देते हैं और वो दूसरी डिस्क इसमें डाल सकते हैं आराम से। ठीक है, और ये पूरी लड़ी है वो खराब नहीं होती है। ठीक है, ये बात सही कह रहा है। उसके बाद देखो, लाइन को उचित लचीलापन अपने को प्रदान कर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सहयोगी है। ठीक है, ये भी बात सही है। अब देखो ऑप्शन ए की बचा, फिर डी नंबर होना चाहिए। देखो पढ़ते हैं, कह रहा है कि इंसुलेटर में अनेक पोर्सिलेन डिस्क एक धातु की कड़ी के द्वारा पार्श्व में जुड़े होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये इसने गलत कह दिया, पार्श्व में नहीं, श्रृंखला में जुड़े होते हैं दोस्तों। पार्श्व का मतलब होता है समांतर के अंदर, ये कह रहा है कि समांतर के अंदर जुड़े हैं, नहीं जी, श्रेणी के अंदर। अभी आपको मैं दिखा के आया हूँ कि श्रेणी के अंदर जुड़े रहते हैं। विद्युत रोधक में अनेक, जो यहाँ तक ये बात कर रहा है कि पोर्सिलेन डिस्क एक धातु की कड़ी के द्वारा, यहाँ तक ये पोर्सिलेन डिस्क होती है एक धातु की कड़ी के द्वारा श्रेणी में जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर ये श्रेणी में कर देता तो सभी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे बोलता सही कथन ये पहचान कीजिए, और ई नंबर ये देता उपयुक्त सभी। तो अपने क्या करते थे, उपयुक्त सभी ऑप्शन की तरफ जाते। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 0 डिग्री केल्विन पर विशुद्ध जर्मेनियम का व्यवहार होता है। विशुद्ध का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे प्योर। ठीक है, विशुद्ध और शुद्ध एक ही होता है। ये आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि जर्मेनियम का व्यवहार पूछ रहे हैं 0 डिग्री केल्विन पर। तो दोस्तों जो जर्मेनियम होता है वो एक अचालक के समान व्यवहार करता है। कितने डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर दोस्तों। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन पर, ये ओके नहीं है, 0 डिग्री केल्विन पर विद्युत के कुचालक के समान व्यवहार करता है जर्मेनियम। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को ले लेते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, डायग्राम क्या, मैंने एक फोटो ली है उसके थ्रू आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपने लाइटनिंग अरेस्टर की बस थ्योरी पढ़ी है सीधी, कि आकाशीय बिजली की सुरक्षा करने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर उपयोग में लेते हैं, जो कि ओवरहेड लाइनों की सबसे ऊपर लगा होता है। ठीक है, ये इतना पढ़ा होगा। इसके दोस्तों 4 प्रकार और आते हैं, आगे 4-5 इसके टाइप और आते हैं, उसको पढ़ लिया दोस्तों। बहुत अच्छी थ्योरी, इसकी बहुत अच्छी थ्योरी होती है दोस्तों। पूछ रहा है हॉर्न टाइप के बारे में, बोल रहा है हॉर्न टाइप तड़ित निरोधक में इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है कॉपर के, एल्यूमिनियम के, लोहा के, पित्तल के। दोस्तों इमेज पे ले चलता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इमेज पे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है दरअसल ही अपने, ये देखो ये क्या है, ये है हॉर्न टाइप। ठीक है, हॉर्न प्रारूपी तड़ित निरोधक है। देखो इसमें ये जो इलेक्ट्रोड, ये बात पूछ रहा है, ये इलेक्ट्रोड हैं जो किसके बने होते हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये बने होते हैं कॉपर के। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड अपने पास कॉपर के बने होते हैं दोस्तों। इसमें दरअसल होता क्या है
इसके अंदर जो ये एक इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या सप्लाई जाती है, ठीक है, इसमें सप्लाई अपने देते हैं, और इसमें जो सप्लाई है वो क्या होती है, ग्राउंड हो जाती है। जैसा कि आपको देख रहा है हाई रेजिस्टेंस के साथ, देखो हाई रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड हो रही है, ठीक है। और होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इसमें आकाशीय बिजली गिरती है, जब इसमें ये इंसुलेटर अपने को दिखाया गया हुआ है, इसमें आकाशीय बिजली इसमें गिरती है, तब क्या होता है, जो आवेश होता है आकाशीय बिजली के अंदर, वो क्या करता है, ग्राउंड की तरफ ना भागकर वो किधर भागता है, अपने जो विद्युतीय स्टेशन होते हैं, विद्युतीय स्टेशन की तरफ भागता है, विद्युतीय स्टेशन की तरफ भागता है। तो होता क्या है, उसको अंदर एक उच्च रेजिस्टेंस उसको मिलता है, उधर की तरफ उच्च रेजिस्टेंस उसको मिलता है, फिर ये भागता हुआ है अपने इधर आता है, वापस आता है। तो वापस आने के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रोड के मध्य जो वायु होती है उसमें वो क्या आवेशित हो जाती है, उसके कारण इसमें क्या है, चिंगारी उत्पन्न होती है, आग आग लग जाती है यहाँ पे, ठीक है। क्या लग जाती है, यहाँ पे आग लग जाती है, कि दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य आग लग जाती है, और उससे होता क्या है, पूरी जो वायु है वो क्या है, आग को पूरी तरह से ढक लेती है, ठीक है। और यहाँ पे जो चिंगारी है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। और जो लीकेज धारा है वो इसके थ्रू यहाँ पे फ्लो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो चिंगारी है वो खत्म हो जाती है, और यहाँ पे जो लीकेज धारा है वो हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसका एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बनता है कि देखो क्या बनता है, वो ये बनता है कि देखो कि इसके अंदर जो ये गैप है, ठीक है, और ये गैप अपने को पूछ लेता है कई बार। हाँ, ये जो बीच का गैप है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो बीच का गैप है, हाँ, ये जो बीच का गैप है वो कितना रखा जाता है। एग्जाम के अंदर कई बार पूछ भी लिया है, कह रहा है कि 1.6 अपने थ्योरेटिकल अपने बात करें तो ये 1.6 mm, ठीक है, mm के अंदर रखा जाता है। 1.6 mm से 15 mm, ठीक है, 15 mm के बीच ये जो गैप है वो रखा जाता है। कौन सा, दो इलेक्ट्रोड के मध्य, और दो इलेक्ट्रोड ये किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। 1.6 mm से 15 mm तक बने होते हैं, यही आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या करेंगे इसका ऑप्शन, आई होप आपको समझ में आ गया, कॉपर, ए नंबर ऑप्शन राइट कर देंगे, ठीक है। और वो जरूर याद रख लेना दोस्तों, कौन सा, दो इलेक्ट्रोड के मध्य की बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों देखो कोरोना प्रभाव के बारे में पूछ रहा है, तो देख लो चिकनी सतह पर कोरोना प्रभाव सामान्यतः देखा जाता है। एक आती चिकनी सतह, एक आती है कौन सी दोस्तों, एक आती खुरदरी सतह, ठीक है। ये वायर के ऊपर ही बात कर रहा है दोस्तों, वायर के, या तो चिकने होगी वायर, या खुरदरी कोई वायर होगी। तो दोस्तों जो चिकनी सतह है उस पर क्या है, कोरोना प्रभाव हमेशा कम देखा जाता है, ठीक है, कम होता है उस पर, ठीक है। और उसके बाद बात करें, देखो खुरदरी सतह पर हमेशा ज़्यादा होता है कोरोना प्रभाव, खुरदरी सतह पर हमेशा ज़्यादा देखा जाता है। दूसरी बात एक और आती है उसका, दूसरी बात ये आती है कि अगर शुष्क वायु चल रही है, ठीक है, वायुमंडल अगर शुष्क है तो कोरोना प्रभाव कम होगा या ज़्यादा होगा। शुष्क में हमेशा कोरोना प्रभाव कम होगा, ज़्यादा होगा किसमें, नमी वाले, जब बारिश हो रही होती है तब क्या है, कोरोना प्रभाव ज़्यादा होता है। कोरोना होता क्या दरअसल ये जो मैंने कई बार आपको बताया है कि जो जो कंडक्टर में से करंट, जो वोल्टेज फ्लो हो रही है, जो वायु के पेराविद्युतांक के मान से, वायु का पेराविद्युतांक केवी 30 केवी प्रति एमएम, इससे मान अगर हो जाए तो वायु का ब्रेकडाउन हो जाती है, वायु जो चालक का उसका प्रभावी व्यास बढ़ जाता है, जिससे ओजोन गैस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और पराबैंगनी अपने को किरण अपने दिखाई दे रही होती है, और हिसिंग की आवाज़ अपने को सुनाई देती है। हिसिंग की आवाज़ या आपने देखा होगा सी सी चलता है, ठीक है, सी सी आपने कभी लाइन पर अपने देखा होगा, सी सी की आवाज़ आपने सुनी होगी, प्रैक्टिकल ज़्यादा बताने की लोड नहीं है, ठीक है। और एक और आ जाता है कि कोरोना प्रभाव को कम किया जा सके, कैसे कम करते हैं दोस्तों। पहला ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है कि ACSR चालक का प्रयोग करें, ठीक है। और दूसरी ये आती है कि दो चालक की बीच की दूरी को बढ़ा दें, ठीक है, चालक के जो बीच की दूरी उसको बढ़ा दें, या चालक का जो प्रभावी व्यास है, ठीक है, व्यास को बढ़ा दें, ठीक है, व्यास को बढ़ाकर व्यास में अगर वृद्धि कर दें, इंक्रीज कर दें, तो भी क्या है, कोरोना प्रभाव अपने को कम मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोरोना प्रभाव। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सामान्यतः अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, नया क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वोल्टेज व लाइन धारा के सदिश योग पर, पावर व लाइन वोल्टेज के सदिश योग पर, पावर व लाइन धारा के सदिश योग पर। यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे धारा है, ठीक है। उदासीन धारा
व लाइन धारा के सदिश योग पर। तो दोस्तों ELCB आपको पता है, ये अर्थ लीकेज जो सर्किट ब्रेकर होता है, इसका जो सेम प्रिंसिपल होता है वो होता है RCCB, ठीक है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसको बोलते हैं अवशेष धारा परिपथ वियोजक, ठीक है, इसकी सेम ही ये वर्क करता है दोस्तों। तो इसका जो सिद्धांत होता है वो होता है उदासीन धारा, ठीक है। क्या होता है, न्यूट्रल धारा और लाइन धारा का जो सदिश योग होता है उसी के सिद्धांत पर जो ELCB होती है अपनी, वो क्या करती है, वर्क करती है दोस्तों, ठीक है, क्या करती है, सिद्धांत पर कार्य करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि केबलों की धारण क्षमता BIS रेगुलेशन में किसी निश्चित तापक्रम पर वर्णित निश्चित तापमान होता है। तो दोस्तों तो आपको पता है कि एक केबल होती है, केबल की रेटिंग इकाई कब होती है दोस्तों, केबल की रेटिंग हमेशा इकाई होती है। आपको मैंने कई बार बताया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी केबल की जो रेटिंग होती है वो इकाई हो जाती है दोस्तों। और वर्णित निश्चित तापमान होता है, सेम होता है, आपको याद रखना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। रेटिंग कब इकाई होगी, किसी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वर्णित निश्चित तापमान होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को ले लेते हैं। कह रहा है कि वायरिंग में लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः देखा जाता है। तो कहाँ करते हैं इसका उपयोग, सामान्यतः लूपिंग का उपयोग घरेलू वायरिंग के अंदर, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा समय का अभाव है तो जल्दी जल्दी करते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि जेनर डायोड में विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने वाला सिद्धांत कहलाता है। एवलांची ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन या प्रभाव, होल प्रभाव, ब्रेकडाउन प्रभाव और सीबैक प्रभाव, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा वो ब्रेकडाउन क्या कहलाता है, एवलांची ब्रेकडाउन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए नंबर इज राइट आंसर कर देंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।